प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। ये तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। इसमें वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है कि जो सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग हो, या तो लॉन्ग वाई एक्सिस हो वो भी 1D होती है, या लॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो वो भी क्या होती है 1D, वन डायमेंशन होती है। लेकिन ये दरमियान में होती है मोशन, ये दोनों तरह से होती है। एक्स, इसमें एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट भी होता है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1, एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी के बराबर रहता है पूरी फ्लाइट में। वी वाई हमेशा वेरिएबल रहता है और ए वाई जी होगा, और वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है और ए एक्स 0 होगा। शॉर्ट रेंज ये पैराबोला होता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री वो पाथ होता है जिसको ये फॉलो करके जाता है। और लॉन्ग रेंज के लिए क्या होता है? एलिप्टिकल। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इनके बगैर आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ना थ्योरी वाला ना न्यूमेरिकल वाला। और ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्स कंपोनेंट के बारे में याद रखें, वेलोसिटी एक्स की कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी वाई की वेरिएबल और एक्सेलरेशन जी, और टोटल एक्सेलरेशन हमेशा जी ही रहता है, क्योंकि एक्स वाला तो एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो वाई वाला होता है तो वो जी के बराबर ही रहता है। जिन तरह इन्हें आप इस तरह याद रखें। आगे मैं इसको बार बार रिवाइज़ भी करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी पढ़ने से पहले आप डायग्राम को गौर से देखें। ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया वी एक्स वेलोसिटी के साथ, तो जब वी एक्स वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो आप देखें वी एक्स वेलोसिटी का कंपोनेंट कभी चेंज नहीं हो रहा, सारा का सारा उसका कंपोनेंट वेक्टर मैंने सेम बनाया है। और अगर आप वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की बात करें, इनिशियली 0 है और फिर बाद में ग्रेजुअली वो देखें बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एक्स का 0 होगा और वाई कंपोनेंट जी के बराबर होगा प्लस, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी एक्स, मूव्स फॉरवर्ड करता है इनर्शिया की वजह से और मूव डाउनवर्ड करता है ग्रेविटी की वजह से। A bomber moving in horizontal direction drop a bomb when it is just above its target but miss the target due to velocity के एक्स कंपोनेंट की वजह से भी मिस करता है, इनर्शिया की वजह से भी करता है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ग्रेविटी की वजह से नहीं करेगा, ग्रेविटी ने तो डाउनवर्ड उसे मूव करवाना है, वो तो आगे पीछे हो गया ना, तो या तो वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वजह से वो होगा या इनर्शिया की वजह से। हॉरिजॉन्टल मोशन इसमें क्या होती है? जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगी तो देखें वी एक्स और डी का ग्राफ कभी चेंज नहीं होगा। एफ एक्स 0 होगी, ए एक्स 0 होगी, वी एक्स कॉन्स्टेंट, उन चीज़ों को मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो एक्स का फार्मूला क्या होगा? वी टी, इसे वी एक्स इंटू टी की जगह पे आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और वाई 1/2 जी टी स्केयर, या फिर इसे 5T स्केयर भी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, एक बाल है उसे भी ड्रॉप किया गया है, सिंपल ड्रॉप किया गया, और एक को वेलोसिटी वी एक्स के साथ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया है। तो जब वो ज़मीन पे पहुंचेंगे तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? v2 ज़्यादा होगी v1 से, इस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन टाइम दोनों का बराबर होगा। अब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा क्यों हुई है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है। इसका सिर्फ y कंपोनेंट होना है, vx 0 है, इसका vx भी होना और vy भी होना। तो जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो वो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी जब भी फाइंड करनी है तो एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर फाइंड करके करनी है, और इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं जो सिर्फ जी ही होता है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट उसका 0 हो जाता है, सिर्फ वाई ही बचता है, तो उसका जी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड इज। अब आपने ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। जब भी आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और साथ वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। तो पहला सवाल ये है कि 4 सेकंड बाद उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? वेलोसिटी क्या होती है? जी टी होती है। तो जी कितना है? 10 और टी कितना है? 4 सेकंड। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 40 होगा। अब सवाल टोटल वेलोसिटी के बारे में, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर और स्केयर रूट। वी एक्स का स्केयर यानी कि 30 का स्केयर आ जाएगा 900, और वी वाई का स्केयर यानी कि 40 का स्केयर आ जाएगा 1600। तो आंसर कितना आएगा? 2500 का स्केयर रूट। तो 20 का स्केयर रूट क्या होगा? 10, और 25 का स्केयर 5 होगा, तो आंसर आ जाएगा 50।
तो ये टोटल वेलोसिटी उसकी 50 आएगी। हमसे टोटल वेलोसिटी के बारे में सवाल है, अगर वो पूछता उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा तो फिर हम यही बताते। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी 30 ना देता, मैं कहता बॉल को सिंपल ड्रॉप किया गया, तो फिर क्या होना था, जब उसने ग्राउंड में पहुंचना था उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट होना था, एक्स कंपोनेंट तो हमने दिया ही नहीं हुआ, और वाई कंपोनेंट है वो कितना होना था 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को देखें, अ फाइटर जेट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली एंड ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑफ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2000 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब। तो रेंज फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आर एक्स क्या होगा वी एक्स इंटू टी, वेलोसिटी दी हुई है कितनी 500, टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम के लिए हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो जब भी डिस्टेंस दिया जाता है तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, 2h/g वाले फार्मूला से। 2 इंटू हाइट कितनी है 2000 ओवर g कितना है 10, तो 10 से ये एक ज़ीरो कैंसिल होगा, 400 बचेगा। 400 का अंडर रूट कितना आएगा जी, 400 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ 20 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 5 2 10 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, ये वाला आंसर बनेगा। ओब्लीक कुलियन के बारे में देखें, पहले डायग्राम को समझें। ओब्लीक कुलियन में देखें वी एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट है, वी एक्स कभी चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट शुरू में ज़्यादा था, फिर ग्रेजुअली कम होता गया, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 हो गया और फिर बढ़ रहा है डाउनवर्ड। यानी कि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल को तो छोड़ दें, यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट होना है, वाई तो होना नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी नॉट ज़ीरो। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वही एंगल ऑफ लैंडिंग होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स 0, वी एक्स कॉन्स्टेंट, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पहले याद की हुई हैं। वर्टिकल के अंदर सिर्फ ए इज इक्वल टू माइनस डी आएगा और इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो टाइम के साथ चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। वी एक्स और टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा, वी वाई और टाइम का ग्राफ ये बनेगा, और स्पीड और टाइम का ग्राफ ये बनेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे फाइंड करते हैं, वी आई कॉस थीटा यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई का स्केयर, और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो ये सिंपल से फार्मूलाज हैं, ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थीटा इज़ मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है ये, और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगनी है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो मैक्सिमम बनता है, यहाँ पे एंगल मैक्सिमम बनता है। और यहाँ पे जाके क्या होता है, वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है और जी डाउनवर्ड, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब इस 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, वर्क ज़ीरो कब होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्क ज़ीरो कब होगा, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि एंगल 90 बन जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के दरमियान। पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे एंगल मिनिमम होता है, क्योंकि वो जो वेलोसिटी है वो इस तरह जा रही होती है और जी तो डाउनवर्ड ही होता है, तो उनमें जो एंगल बनता है वो मिनिमम बनता है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़ती रहती है, आगे को प्रोसीड करती है, तो एंगल जो होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वो कम होता जाता है। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोथ ए एंड बी ओनली मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन ही चेंज करेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल 90 होता है ना, यानी कि यूँ समझ लें कि वर्क नहीं कर सकता। मैक्सिमम हाइट के बारे में लाजमी सवाल आता है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये चीज़ें याद रखनी, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होता है, एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मैक्सिमम इंटू कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट है, अगर थीटा 30, 60 या 45 हो तो इन सारों के लिए आप ये चीज़ें कैलकुलेट करें। तो मैं एक के लिए करता हूँ, मतलब 30 के लिए हम यूज़ करते हैं, तो cos 30 कितना होता है √3/2 ना, और ये भी √3/2 है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 रह जाएगी। साइन स्क्वायर की बात करें तो ये 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगी। cos थीटा √3/2 है, तो मोमेंटम √3/2 ऑफ पी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। और हाइट जो होती है, हाइट मैक्सिमम इंटू साइन स्केयर थीटा होती है। और ये मैक्सिमम किस एंगल पे होगी, साइन थीटा की जहाँ वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो 90 पे होती है। हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्केयर इफ़ थीटा इज़ सेम, और हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्केयर थीटा इफ वी आई इज़ सेम। अब मेरा सवाल है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया, एक का थीटा 45 है, एक का थीटा 60 है, हाइट किसकी ज़्यादा होगी, जिसका एंगल ज़्यादा होगा 60 का। नोट, एंगल जितना 90 के ज़्यादा करीब होगा, हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ़ अ प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 and 45 with same initial velocity, then ratio between their maximum height will be। तो टाइम का क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1/2 1/4 आ जाएगा। दूसरा होगा साइन स्क्वायर 45, ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 रेशो 2/1, तो 1:2 आ जाएगा। हाइट इज़ मैक्सिमम एट थीटा, जो एंगल 90 के ज़्यादा करीब है, 95 पे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल फ्लाइट, टी मैक्सिमम जो होगा 2vi/g होगा, क्योंकि थीटा 90 पुट करने से साइन थीटा 0 हो जाता, साइन थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। एंगल जितना 90 के करीब होगा उतना ही ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा, यानी कि उतना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। और ये बात याद रखें, अगर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ जाए तो वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होता, बल्कि आधा होता है, यानी कि उस फ्लाइट में आपने आधा डिस्टेंस कवर किया होता है, यहाँ तक अभी गए होते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो उसमें 2vi साइन थीटा की बजाय फिर क्या आ जाएगा, vi साइन थीटा ओवर g आ जाएगा, 2 ख़त्म हो जाता है। और ये रिलेशन है, ये देख लें। हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसे, उसके 3 फार्मूलाज हैं, r=vi(x_t) भी है, r=vi(cos θ t) भी है, और r=vi² sin 2 थीटा ओवर g। तो यहाँ पे sin 2 थीटा का रिलेशन है, जब थीटा 45 हो तो रेंज मैक्सिमम होती है, एंगल जितना 45 के ज़्यादा करीब होगा रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर दो एंगल का सम 90 है तो उन दोनों एंगल के लिए रेंज बराबर होती है। थीटा =76 से कम होगा तो हाइट भी कम होती है रेंज से, और जब बराबर होता है तो हाइट और रेंज बराबर होते हैं, और जब थीटा ज़्यादा होता है तो हाइट भी ज़्यादा हो जाती है। इफ़ थीटा =45 कैलकुलेट हाइट मैक्सिमम, थीटा को जब आप 45 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, vi² साइन 45 का स्क्वायर ओवर 2g, vi² साइन 45 1/√2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ पे आएगा 1/4 ओवर 2g। तो आंसर क्या आ जाएगा, vi² ओवर 8g आंसर आएगा। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन ही नहीं है, ये vi² ओवर 8g ऑप्शन इसका बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रेंज, हाइट एंड टाइम, रेंज एंड टाइम, ये फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। इन फार्मूला से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एट व्हाट एंगल रेंज इज़ इक्वल टू 4h, तो रेंज और हाइट का रिलेशन है, तो याद रखें रेंज और हाइट में क्या आता है, आप इन दोनों को बराबर कह दें तो इसका मतलब होगा कि tan थीटा इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है, और थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 4, और थीटा कितना आ जाएगा 76 डिग्री आ जाएगा, tan इनवर्स 4 76 डिग्री। क्वेश्चन है इफ़ r इज इक्वल टू 4/√3 इंटू एच देन थीटा इज इक्वल टू, तो आपने फार्मूला याद रखा हुआ है कि h इज इक्वल टू 1/4 r tan थीटा, h इज इक्वल टू 1/4 r tan थीटा। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 1/4 r tan थीटा। अब गिवन हमें क्या है कि r की जगह पे आप क्या पुट करें, 1/4 r की जगह पे पुट करें 4/√3 इंटू एच tan थीटा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल,
tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, और ये आपको पता है किस पे होता है 60 डिग्री पे। नेक्स्ट है इफ़ T1 इज रेशो T2 2:3 है, देन H1 रेशो H2 क्या होगा। तो अगेन आपने वही फार्मूला जो याद किया हुआ है, H इज़ प्रोपोर्शनल टू T स्केयर होता है, तो इससे आप सॉल्व करें। अगर T1 और T2 में रेशो 2:3 दी हुई है, तो H1 और H2 में रेशो क्या होगी 4:9 होगी, इसका स्केयर ले लेंगे। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45, R इज इक्वल टू 80 मीटर, देन T कितना होगा। अब हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, R tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 GT स्केयर। में थीटा 45 दिया, मतलब tan 45 1 हो जाएगा, और रेंज कितनी दी है 80।